नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे प्राचीन इतिहास के सीरीज का 19वां वीडियो है तथा मौर्य काल का दूसरा भाग है। मौर्य काल के प्रथम भाग में हमने देखा था कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई थी तथा इसके प्रमुख सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार का अध्ययन किया था। आज हम लोग अशोक के संबंध में अध्ययन करेंगे, जिनका समय काल 269 से लेकर 272 BC के बीच में रहा है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जेम्स प्रिंसपे के बारे में समझते हैं। जेम्स प्रिंसपे बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये कई भाषाओं का ज्ञाता था। भारत आकर इसने संस्कृत की भी शिक्षा ली। आगे चलकर ये कोलकाता कोर्ट में न्यायाधीश भी रहा है तथा हमें 1837 से पहले अशोक के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेख का अध्ययन कर जेम्स प्रिंसपे ने अशोक के संबंध में कुछ तथ्यपूर्ण तथा जानकारियाँ इकट्ठा की। उसमें शिलालेखों पर प्रियदर्शी शब्द लिखा हुआ था। प्रियदर्शी शब्द का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो देवताओं का प्रिय हो, यानी कि सम्राट अशोक के लिए प्रियदर्शी शब्द का उपयोग किया गया है। तो आगे समझते हैं सम्राट अशोक के संबंध में। सम्राट अशोक सम्राट बनने से पहले उज्जैन और तक्षशिला का राजदूत रह चुका था तथा ये 261 BC में कलिंग पर आक्रमण कर कलिंग पर कब्जा किया, क्योंकि दक्षिण भारत से व्यापार और कर एकत्रित करना आसान हो गया था। ठीक है, इसके बाद इसने कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ उस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे तथा कई इससे ज़्यादा घायल हुए थे। इससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने अहिंसा एवं बौद्ध धर्म अपना लिया, तो जिसके अंतर्गत अहिंसा एवं करुणा का संदेश दिया जाता है तथा अब राज्यों पर विजय का स्थान पर लोगों के हृदय पर विजय पाना चाहता था। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे तथा इसमें सबसे प्रमुख है सांची का स्तूप, जो वर्तमान में भोपाल से 70 किलोमीटर दूर विदिशा जिले में था। जब अशोक उज्जैन का राज्यपाल था तो उस समय ये विदिशा यही उज्जैन के अंतर्गत ही आता था। इसके बाद आगे चलकर इसने विदिशा के व्यापारी की पुत्री से अशोक ने विवाह भी किया था। इसी सांची स्तूप से ही अपने पुत्र महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को अपने धम्म की यात्रा की शुरुआत कराई तथा यहीं आगे चलकर ये लोग श्रीलंका में जाकर धर्म प्रचार किए। इसके बाद इसने पूरे राज्य में सराय, अस्पताल, शिक्षा केंद्र तथा जगह जगह पर बावड़ी और कुएं बनवाए तथा सड़कों के किनारे वृक्ष भी, फलदार वृक्ष भी लगवाए। थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद हम लोग अशोक के धर्म की नीति को देखते हैं। तो अशोक का जो भी धर्म था, कोई अलग धर्म नहीं था जैसे कि अकबर ने दीन इलाही चलाया था। ये बिल्कुल नहीं था। ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही था। ये एक प्रकार का उपदेश था तथा आचार संहिता था कि व्यक्ति को कैसे आचरण करना चाहिए, जिसके अंतर्गत सत्य बोलना, जरूरतमंदों को दान देना, नम्रता का प्रदर्शन करना, कर्मकांड पर विरोध करना तथा बड़े समारोहों पर रोक लगा दिया तथा साफ सुथरा जीवन इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया तथा अपने राज्य में एक पद बनाया जिसे धर्म महामात्र कहते थे। ये लोगों के बीच में जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया करते थे। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इन लोगों को याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में काम आएगा आपको प्रीलिम्स में। शहर के न्यायाधीश को महामात्र कहते थे, गांव के प्रमुख को ग्रामीण या सरपंच कहते थे तथा गांव के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था तथा मुख्य कर संग्राहक को समाहर्ता कहा जाता था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ। तो मौर्य वंश का पतन के बारे में जानते हैं कि अशोक के बाद जितने भी राजा हुए या शासक हुए, बहुत ही कमज़ोर शासक आए। उसके बाद अशोक ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तो सेना युद्ध नहीं कर सकती थी। इसका क्या हुआ कि शासन जो था कमज़ोर होता चला गया और जैसे ही अगर केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होगी तो प्रांतीय शक्ति सर उठाएगी तथा बाहरी शक्ति भी सर उठाएगी। प्रांतीय शक्ति अपने आप को स्वतंत्र करने लगी, जिसके अंतर्गत सामंत आते थे तथा और बाहरी शक्तियाँ भी इसके राज्य को कुचलने का प्रयास करते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसको भी याद कर लीजिएगा, को पुष्यमित्र शुंग ने 184 BC में हराकर मौर्य वंश का अंत कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके मौर्य काल के अंतर्गत कला साहित्य को। आइए थोड़ा सा मौर्यकालीन कला के संबंध में समझते हैं। मौर्यकालीन कला का विकास कलात्मक रुचि, धार्मिक मान्यता तथा प्रशासनिक उद्देश्यों के कारण संभव हो पाया है तथा इसमें राजश्रय भी मिला है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कला के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि कला के क्या परिप्रेक्ष्य है। किसी युग की कला को समय के संदर्भ में देखना चाहिए। कोई भी कला समय से परे नहीं होना चाहिए, चाहे वह दर्शन हो या कला हो, वो अपने समय की व्याख्या करता है।
कला का प्रभाव साम्राज्य के अंत के बाद भी जारी रहता है तब मौर्यकालीन कला सिंधु घाटी कला से भी प्रभावित होती रही है। कला का प्रवाह लगातार होते रहता है, चाहे राजवंश बदल भी जाए तो भी। एक खास समय में प्रमुख कला होती है जिसका प्रभाव संपूर्ण कला पर पड़ता है। तो आइए थोड़ा समझते हैं मौर्यकालीन कला का किसका प्रभाव रहा है। इसमें राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत देखेंगे हम लोग साम्राज्य युग में प्रवेश कर चुके हैं। हमने बताया कि मौर्य वंश पहला साम्राज्य था, हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य में युग में प्रवेश कर चुके हैं तथा नॉर्थ वेस्ट माने कि उत्तर पश्चिम भाग पर यूनान और ईरान का शासन था। इन दोनों शासनों का भारतीय कला पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि दो संस्कृतियों का जब समन्वय होता है तो उसके पर कला का भी प्रभाव पड़ता है, जिसमें ईरान का पर्सिया जिसे फारस के नाम से भी जाना जाता है, अकमेनियन वंश का प्रभाव रहा है जिसे अकमेनिड वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा धार्मिक प्रभाव को देखें तो मौर्य काल में जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों का प्रभाव था, जिसमें जैन और बौद्ध मूर्तियां हमें मिलती है। इसके अलावा उस समय तक आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और अकुत संपत्ति थी। इस वजह से क्या हुआ कि स्तूप, महल, चट्टानों को काटकर गुफाएं तथा स्तंभ, विशाल मूर्तियां बनाई जाने लगी। इसके अलावा इसमें परिष्कृत मूर्तियां मिली है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में नहीं थी। इसके बाद यहाँ पर लकड़ी, धातु और पत्थर की चीज़ें मिले हैं, जबकि वैदिक युग में लकड़ी की चीज़ें मिलती थे। इसके अलावा कला को हम लोग देखेंगे कि इस समय संध्या तक आते आते ये संधि काल का समय था, जिसके अंतर्गत एक काल का अंत हो रहा था, दूसरे काल का उद्भव हो रहा है। इसलिए दो संस्कृतियों का समन्वय होने से उसका एक अलग रूप हमें दिखाई देगा आगे चलकर। इस पर पाषाण पर आधारित कला हमें भी देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत सारनाथ का स्तंभ, गुफाएं, चैत्य, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, महावीर, गौतम बुद्ध की मूर्ति तथा विहार का निर्माण हमें दिखाई देगा। इसके अलावा हम लोग शिलालेख देखेंगे जिस पर शासकीय आदेश या धम्म की नीति हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा साम्राज्य की स्थापना अब देखेंगे कि कला का इतना विकास क्यों हुआ, क्योंकि साम्राज्य की स्थापना हो चुकी, धन बहुत ज़्यादा है तथा प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर है। इसलिए लोगों को मनोरंजन के लिए एक दरबारी कला का भी विकास हुआ। जो कला स्वतः विकसित होती है लोगों के बीच में उसे लोक कला कहते हैं तथा दरबार के संरक्षण में जो विकसित हुई कला को दरबारी कला कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस पर और कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे। हमने देखा कि मौर्यकालीन कला का दरबारी कला और राजश्रय भी मिला इसको। ठीक है, इसके बाद इस कारण से क्या हुआ कि महल, स्तंभ और स्तूप भव्य एवं विशाल बने। इसका कारण क्या होगा, पहले हम लोग महल के संबंध में देखते हैं कि महल में जो सामग्री यूज होती थी वो लकड़ी का उपयोग किया जाता था तथा इस पर ईरानी शैली का प्रभाव पड़ता था। इसके बाद अशोक का महल हम लोग कुम्हरार में पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्तंभ के बारे में देखते हैं। स्तंभ राजकीय प्रतीक या सत्ता का प्रतीक हुआ करता था तथा इस पर युद्ध के विजय के संबंध में लिखा रहता था तथा राजकीय आदेश और उपदेश यानी कि धर्म के संबंध में लिखा हुआ रहता था। ये बहुत ही बड़े, लंबे, चौड़े होते थे, जिसकी औसतन ऊंचाई 40 फीट होती थी तथा एकासम से बने हुए थे। एकासम का मतलब हुआ एक पत्थर से बने होते थे। ये चमकीले एवं गोल हुआ करते थे, जबकि ईरान में जो भी स्तंभ बनाए जाते थे वो एकासम नहीं होते थे तथा नालीदार होते थे। इसके अलावा ये विशाल एवं सुंदर ये स्तंभ हुआ करते थे जिन पर अकमेनियन प्रभाव हुआ करता था। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि चुनार के खदान से जो पत्थर लाए जाते हैं, जो कि वर्तमान यूपी के मिर्ज़ापुर में है, वहाँ से लाकर पत्थरों से स्तंभ का निर्माण किया जाता था। तथा अभी देखेंगे कि बनारसी के निकट सारनाथ जो है, जहाँ पर जो स्तंभ है वहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक हम लोग वहीं से लिए हैं। इसमें यहाँ पर 4 पशु है, इस स्तंभ में 4 पशु है जिसमें 4 सिर एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं तथा अशोक के अभिलेख जिन पर राजकीय आदेश या विजय के साक्ष्य खुदे हुए हैं वे दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, सांची और सारनाथ में पाए गए हैं। इसके अलावा और भी है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। मौर्यकालीन कलाओं के अंतर्गत हम लोग स्तूप का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत स्तूप एक सावधान किले होते हैं जो कि मिस्र के पिरामिड के पैटर्न पर बनाया गया है, जिसके अंतर्गत शरीर का हिस्सा, कोई भी अंग का तथा राख, प्रयोग में लाई चीज़ें वहाँ रखी जाती है।
स्तूप के द्वार को तोरण द्वार कहते हैं, जहाँ पर जिसको मूर्तियाँ बनाकर सजाई जाती है। ये लकड़ी और प्लस पत्थर दोनों में से या दोनों के बने हो सकते हैं। ये चारों तरफ, इनके स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा स्थल होता है, जिन्हें प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं, तथा बीच में एक गर्भगृह रहता है। इसके अलावा सांची का स्तूप बहुत फेमस है, तथा यूपी का पिपरावाह सबसे पुराना स्तूप है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक कला विकसित होती है, लोकप्रिय कलाएं जो होती है वो लोक कलाएं होती है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। लोगों के बीच में जो पनपती है, जो बहुत ही नैसर्गिक होती है, लोगों की भावनाओं के प्यारों को तरीके से प्रतिनिधित्व करती है। इसमें भव्यता नहीं, अनगढ़ता मिलेगी। इसमें ईमानदारी मिलती है, जो कि लोक कलाओं को प्रतिनिधित्व करती है, जिसके अंतर्गत हम लोग गुफाओं को देखेंगे। गुफाएं जैन मुनियों का आवास होता है। इसके अलावा चैत्य और विहार रहता था, जो कि चैत्य विहार अंदर से पॉलिशदार होते थे, जिनकी दीवारें पॉलिशदार होती थी, तथा इनका जो द्वार था आयताकार भी हो सकता था या बेलनाकार भी हो सकता था। जिससे बिहार में बराबर की गुफाएं तथा नागार्जुन अलग हैं। ठीक है। उसके अलावा मूर्तिकला, स्तूप का तोरण द्वार को सजाने के लिए, गुफाओं का अलंकरण करने के लिए मूर्तिकला का भी विकास किया गया। तथा इसके साथ साथ सारनाथ के स्तंभ पर पशुओं की जो मूर्ति थी, ये एक साधारण कलाकारों ने बनाया था। ठीक है। इसके बाद इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बेसनगर में यक्ष की मूर्ति, दीदारगंज में यक्षिणी की प्रतिमा हमें दिखाई देती है। इसके अलावा एक और है मृदभांड, जिसके अंतर्गत मिट्टी के बर्तन उपयोग में लाए जाते थे, तथा रंग इसका काला होता था, जो कि चमकदार बनाया जाता था। ये रही हमारी मौर्यकालीन कला का परिचय। ठीक है। तो आज ये मौर्य वंश हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक परिदृश्य का अध्ययन करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।